Hello friends, this is SV. Welcome to Adega Manch. We are present here with another new session that is Lux CTET 2020. तो फ्रेंड लक्स CTET 2020 की सीरीज कंटिन्यू है जिसमें हम साइकोलॉजी पेडागोजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज जो रहेगा हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि लक्स CTET 2020 आज जो हम करेंगे पार्ट 9 करेंगे। ओके, तो इससे पहले हम पार्ट 8 कर चुके हैं, ये रहेगा 9 डिस्कस करते हैं यानी कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स ये रहा इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन, इसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, यानी प्याजे ने जो डेवलपमेंट थ्योरी दी है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास संबंधी एक जो थ्योरी दी है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। जो नीचे आरेख दे रखे हैं ठीक है, जो ग्राफ दे रखे हैं वो कौन सा एक है जो प्याजे से संबंधित विकासात्मक जो सिद्धांत है उसको समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो फ्रेंड्स ए की यदि हम बात करते हैं, ऑप्शन ए कहता है यानी कि नीचे इस तरह से जो आरेख बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, ऊपर विकास यानी कि इस तरह विकास है, ठीक है, और यहाँ पे आयु जो एज दे रखी है, डेवलपमेंट एंड एज, यानी कि एज इस तरह से चलती हैं और विकास के लिए ये स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। स्तंभ की यदि हम बात करें तो 4 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन करेक्ट है या समुचित है, या फिर हम बी की बात करें, बी इस तरह से यानी कि विकास है, विकास 0 से लेकर, यानी विकास जो प्रारंभ होता है 0 से लेकर बढ़ता चला जाता है, यानी कि कॉन्टीन्यूस चलता चला जाता है, ये ग्राफ इस तरह से कहता है। यदि हम सी की बात करें तो इस तरह से इस ग्राफ की यदि हम बात करते हैं तो ये ग्राफ किसी भी चीज़ को स्पष्ट नहीं करता। या फिर डी की बात करें तो जो हमारा विकास है 0 से प्रारंभ होकर एकदम उच्च गति से चलता चला जाता है। तो फ्रेंड्स जो प्याजे के डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की जब भी हम बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिए हैं, प्याजे महोदय मानते हैं कि जो स्टेजेस हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट है 4 अवस्थाओं में चलता है, ठीक है, तो अवस्था निर्धारित की गई हैं वो एज यानी कि आयु के आधार पर निर्धारित की गई हैं। तो वो 4 अवस्था हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्तंभ जो दे रखे हैं 1 2 3 4 स्तंभ हैं और विकास इस तरह से चलता है, यानी कि पहले जो स्टेज है उसमें इस तरह से विकास होगा, दूसरी स्टेज की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा विकास होगा, थर्ड और फोर्थ, कुल मिलाकर जो 4 स्टेजेस हैं उसमें डेवलपमेंट चलेगा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू प्याजे जो डेवलपमेंट होता है डिसकंटिन्यूस होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। जो ग्राफ दे रखा है इस तरह से जो जिसमें 4 स्तंभ दे रखे हैं वो प्याजे के 4 अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। कोई भी एक टीचर है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाता है, ठीक है, ग्रुप बनाने में उसको प्रॉब्लम महसूस हो रही है, ठीक। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे मतलब डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा, ठीक। एक टीचर ने पाया कि एक विद्यार्थी है, उसकी क्लास में कोई भी एक स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसके लिए बोला कि आप वर्ग बनाओ, ठीक है, तो वो वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसके साथ साथ अब टीचर ने अनुमान लगाया कि ये डायमंड यानी कि हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करेगा, ऐसा उसका अनुमान है एक टीचर का, ठीक। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। तो उसका जो अनुमान है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा उसने क्यों सोचा कि एक स्टूडेंट्स वर्ग बनाने में यानी कि जो स्क्वायर बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो वो डायमंड यानी कि हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई महसूस करेगा। एक टीचर ने ऐसा किस के आधार पर सोचा, किस सिद्धांत के आधार पर सोचा, यानी कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, या फिर विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तन प्रक्रिया है, उत्परिवर्तनीय, या फिर विकास निरंतरीय होता रहता है, या फिर हम बात करें अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स जो टीचर ने अनुमान लगाया कि एक बच्चा यदि स्क्वायर बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो वो हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करेगा, ये जो अनुमान है ये जो आधारित है यानी सिद्धांत पर आधारित है, इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास जो होता है एक व्यवस्थित क्रम में होता है, ऐसा नहीं कि विकास यूँ ही चलता रहे, एक व्यवस्था है उसके आधार पर होता है। तो उसका जो अनुमान है ये है, क्योंकि जब बच्चा स्क्वायर बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है,
ठीक है। यानी कि वर्ग, तो वर्ग की जो बनावट है वो एक सीधी से होती है, लेकिन जो हीरे का चित्र है वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट होगा। तो हीरे का चित्र बनाने के लिए उसे वर्ग वाली स्टेज से गुजरना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसमें आनुवंशिकता यानी कि हेरेडिटी, ठीक है, माता पिता से आए हुए बच्चे में गुण जिसे हम जीन्स के द्वारा जो आते हैं, एंड परिवेश की बात करें तो हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारा वातावरण। तो भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस बारे में हमें बात करनी है। ए ऑप्शन कहता है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है या होता है। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करें जो परिवेश की भूमिका, एनवायरनमेंट की भूमिका यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन कि स्थिर रहती है। लेकिन दो चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट की यदि हम बात करें, जो एनवायरनमेंट है वो स्थिर नहीं होता, वो डायनेमिक यानी कि गत्यात्मक होता, गतिशील रहता है हमेशा। यदि हम हेरिडिटी की बात करें तो वो स्थिर रहती है यानी कि स्टैटिक रहती है, ठीक है, स्थिर रहती है। जिस तरह के बच्चे में गुण अपने माँ बाप से आगे वो निश्चित रहते हैं, लेकिन बात पर्यावरण और परिवेश की बात करें तो वो गतिशील होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ से ए को हम हटा देंगे। बी की बात करें, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति पर आधारित हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल अलग होगा, यहाँ पे व्यवहारवाद और प्रकृति की बात होगी, प्रकृतिवाद की, तो फिर इस ऑप्शन को भी हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही। यदि हम सी की बात करें तो सी ऑप्शन कहता है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट के जो डिफरेंट डोमेन हैं उसमें यदि हम बात करें तो आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि दोनों ही विकास की यदि हम बात करें तो दोनों ही जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विकास अलग अलग स्टेजेस में, ठीक है, आनुवंशिकता एवं परिवेश परिवर्तनशील रहते हैं, यानी कि ये परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि डी को भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार की विवेदात्मकता, क्षतिपूर्वकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ये बात बिल्कुल अलग हट जाती है, यानी कि डी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। यानी कि विकास के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो आनुवंशिकता और परिवेश का जो प्रभाव है वो परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा क्वेश्चन, ये ऑप्शन आगे देखेंगे। यानी समाजीकरण के संबंध में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्यमान रहता है या रहते हैं, जिसमें निहित है, यानी कि समाजीकरण, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण की बात करें तो विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्यमान रहता है। समाजीकरण या समाज से संबंधित जो विद्यालय हैं उसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है, ठीक है, जिसमें निहित है। उसमें क्या चीज़ निहित रहती है? ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है यानी कि बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाले व्यवहार, यानी कि इस तरह के व्यवहार पाठ्यक्रम में विद्यमान रहते हैं। या फिर हम बात करें बी ऑप्शन की, अंत्यक्रिया एवं सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिका से संबद्ध अनौपचारिक संकेत, या फिर परिवारों के माध्यम से विद्यालयों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, या फिर मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो फ्रेंड्स यानी कि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो विद्यालयों में समाजीकरण से संबंधित अंत्यक्रिया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ पे अंत्यक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले जो सामाजिक भूमिकाओं से संबंध है वो अनौपचारिक होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू बच्चों में सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण का एक विकास हो पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा 5वां क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित कौन सा नहीं है, इस बारे में हमको बात करनी है। यानी कि बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, या फिर वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, या फिर खोजपूर्ण अधिगम, या फिर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। पियाजे ऐसा मानते हैं, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो बच्चा जो सीखता है, ठीक है, अपने कॉग्निशन के साथ सीखता है, यानी उसकी तत्परता और संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, ऐसा पियाजे मानते हैं कि बच्चे में अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता होती है जिसके आधार पर बच्चे सीखते हैं। ठीक है, खोजपूर्ण अधिगम, बिल्कुल ये तो आधार है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का कि बच्चे खुद से खोज करते हैं, खुद से निर्माण करते हैं ज्ञान का। यदि टी की बात करें शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, तो फ्रेंड्स पियाजे ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि बच्चों को शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तभी उनका कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की बात करें, यानी कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की एक थ्योरी दी है, तो उससे संबंधित कौन सा है उसे देख लेते हैं। यानी कि चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, ठीक, या विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान। यदि हम सी की बात करें, सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, या फिर विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो सी की यदि हम बात करते हैं, यानी 6 की बात करते हैं, तो 6 कहता है, यानी कि जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है कोहलबर्ग की, उसका जो चरण है यानी कि लक्षण है वो है, यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ठीक, क्योंकि बच्चे में जब भी नैतिक विकास आ रहा होता है या सीखते हैं, ठीक है, तो सभी संस्कृति, वहाँ की जितनी भी संस्कृति होती हैं उस समाज की, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का नैतिक विकास कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से चरणों में या स्टेप में उसका नैतिक विकास चलता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, जब भी हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास की बात करते हैं तो इन्होंने 3 लेवल की बात की है, इन्होंने 3 तरह, ठीक है, 3 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें पहली पूर्व परंपरागत नैतिकता, दूसरी परंपरागत नैतिकता, एंड तीसरी यानी पक्ष परंपरागत नैतिकता। अब इन तीनों में ही इन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताए हैं, जिसे हम स्टेजेस कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो लेवल है उसमें 2 अवस्थाएं, दूसरे में 2 और तीसरे में भी 2, कुल मिला के जो अवस्थाओं की बात करते हैं पियाजे कोहलबर्ग के नैतिक विकास की, तो 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो अलग अलग एजेस की भी बात की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यह क्वेश्चन नंबर 7, स्पेस यानी कि खाली स्थान दे रखा है। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। यानी कि किस चीज़ को, कक्षा में वास्तविक यानी कि पारंपरिक कक्षा में, या फिर रचनात्मक कक्षा में, या फिर अध्यापक केंद्रित कक्षा में, या फिर सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। जो सांस्कृतिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक छात्र एक दूसरे के अनुभवों पर परस्पर ग्रहण करते हैं। यदि हम बात करें यानी कि सांसारिक जो समस्याएं हैं बच्चों की या टीचर की, ठीक है, उनसे संबंध जो जटिल परियोजना है उस पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव यानी कि अनुभव जो ग्रहण करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर सांसारिक समस्याओं से संबंधित, तो वो किस पर, ऐसी कौन सी कक्षा है। तो पारंपरिक कक्षा की बात करें तो उसमें नहीं करते। ठीक है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। यदि हम बी की बात करें जो कॉन्स्ट्रक्टिव है यानी रचनात्मक में भी नहीं करते, और अध्यापक केंद्रित में तो बिल्कुल नहीं करते। तो जो सामाजिक रचनात्मक यानी कि सोशल क्रिएटिव जो क्लास है, इस टाइप के क्लास में बच्चे जो वास्तविक सांसारिक समस्या से संबंधित जटिल परियोजना पर कार्य करते हैं अध्यापक के साथ एक दूसरे के अनुभवों को ग्रहण करते हैं। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है, सामाजिक रचनात्मक कक्षा। नेक्स्ट चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है तो इसे हटा देते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पियाजे और वाइगोत्स्की या चॉम्स्की से संबंधित भाषा विकास की जब भी हम बात करें तो चॉम्स्की और पियाजे इन दोनों से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है पियाजे उसे कम आंकते हैं, ठीक है। पियाजे ने भाषा विकास की अपनी एक अलग से बात करी है और चॉम्स्की ने अलग, ठीक है, या फिर वाइगोत्स्की ने अलग बात की है। तो जब भी जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वाइगोत्स्की और पियाजे, तो भाषा विकास में जो पियाजे ने किस चीज़ को कम आंका है, यानी कि आनुवंशिकता या सामाजिक अंतःक्रिया या फिर अहम केंद्रित भाषा या फिर विद्यालय द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो फ्रेंड्स पियाजे की जब भी हम बात करते हैं, पियाजे ने सबसे कम जो आंका है वो आंका है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन के द्वारा जो कोई भी स्टूडेंट्स है वो लैंग्वेज एक्वायर करता है, लैंग्वेज सीखता है, भाषा का उसमें विकास होता है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण की है। यदि हम बात करें तो वो जो मानते हैं, यानी कि वाइगोत्स्की इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कि बच्चे में जब भी भाषा विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मानते हैं वो वाइगोत्स्की मानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस हो जाता है, लेकिन पियाजे की जब भी हम बात करें तो पियाजे सामाजिक अंतःक्रिया को बिल्कुल नकार देते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है वो बिल्कुल सही नहीं है। इनके द्वारा जो अहम केंद्रित भाषा उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या ये कहते हैं कि बच्चे में खोजपूर्ण एक नीति होती है, बच्चा खुद के द्वारा खोज के संज्ञानात्मक विकास करता है। इस तरह से अपने थॉट और लैंग्वेज का इन्होंने संबंध वाला है, बच्चे खुद से भाषा सीख लेते हैं, यानी कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा। तो फ्रेंड्स सबसे कम जो आंका है ये सामाजिक अंतःक्रिया को कतई इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि ये इसे हम क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे नहीं करने वाले फ्रेंड्स। यहाँ पे इस सीरीज़ में क्वेश्चन 9 ही डिस्कस किए, ठीक है, 10 नहीं है तो उसे डिस्कस नहीं करें फ्रेंड्स। ये था यानी कि लक्ष्य सीटेट 2020 जो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित पेडागोजी के क्वेश्चंस कर रहे थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किया यानी कि पार्ट 9 डिस्कस किया, यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट के थ्रू हमें फीडबैक दें, एंड यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर होती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।